तो प्रीमियर लीग का गेम वीक 10 खत्म हो चुका है और बहुत सारे अच्छे मैचेस हुए इस गेम वीक 10 में। मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल सबने अपने रिस्पेक्टिव गेम्स जीते और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना टाई कराया नॉटिंघम फॉरेस्ट से 2-2 पर। एक एक करके हम सारे गेम्स में आएंगे, सारे गेम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेन मैच से स्टार्ट करते हैं, चेल्सी वर्सेस टॉटनहम, जो टॉटनहम हॉटस्पर के होम ग्राउंड पे था। चेल्सी वहां गई और टॉटनहम को डोमिनेट कर दिया, एकदम खत्म कर दिया टॉटनहम को। और 3 लेन ग्राउंड जो कहते हैं हम, जो 3 लेन वे जो हम टॉटनहम को कहते हैं, वो एक बार फिर से हमने प्रूव कर दिया है कि क्यों 3 लेन वे हम कहते हैं। क्योंकि हमारे लिए टॉटनहम अवे इतना आसान फिक्सचर बन चुका है। टॉटनहम होम भी अब हमारे लिए बहुत आसान बन चुका है। टॉटनहम जब भी हम अगर खराब फॉर्म में भी हो, अगर टॉटनहम बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में भी हो, तब भी हम किसी न किसी तरह से टॉटनहम को हरा ही देते हैं। और पिछले 3-4 सालों से तो यही चला आ रहा है। लास्ट मैच जो टॉटनहम वर्सेस चेल्सी में एक अच्छा मैच हुआ था, वो मेरे को 2-2 वाला आया था, जिसमें कॉन्टे और ट्यूकल का वहाँ पे वो जो हैंडशेक करते हैं और फिर एक दूसरे लड़ने लग जाते हैं, वो याद आता है। इसमें दोनों ही टीम्स ने अच्छा खेला था, पर उसके बाद से चेल्सी ने अपना डोमिनेशन दिखाया है स्पर्स के ऊपर और हर बार अपने गेम्स जीते हैं। इस गेम की बात करें तो फर्स्ट हाफ जब स्टार्ट हुआ तो वो सबसे अच्छी स्टार्ट नहीं बोलूंगा मैं, चेल्सी के लिए सबसे अच्छी स्टार्ट नहीं हुई थी। टॉटनहम ही मेरे को ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी शुरुआत के 10-15 मिनट तक, लेकिन उसके बाद फिर हम गेम में आने लगे। हमने चांसेस बहुत सारे बनाए, बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए और लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे थे उस समय, क्योंकि फाइनल थर्ड में हमारी डिसीजन मेकिंग खराब हो रही थी। जो पेड्रो को अच्छा चांस मिला था सबसे पहले, जो कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। जो प्रेसिंग से हुआ था, हमारी प्रेसिंग बहुत अच्छी थी इस मैच में। गर्नाचो, पेड्रो नेटो, जॉ पेड्रो सब बहुत अच्छे से प्रेस कर रहे थे और एंजो फर्नांडिस तो कंट्रोल करते ही हैं मिडफील्ड को। उसके बाद फिर 36 या 37 मिनट पे बॉल आती है, कैसेडो बॉल जीतते हैं सबसे पहले और उसके बाद नेटो के पास पास करते हैं। नेटो एक बहुत ही बेकार पास देते हैं, उनके सीधा डिफेंडर को ही दे देते हैं। और अगर नेटो ने खराब पास दी तो नेटो को जाना चाहिए था उस बॉल को विन करने के लिए, पर मोइसेस कैसेडो एक बार फिर कहीं से भी वहां उत्पन्न हो जाते हैं और वहां पे वैंडेवन थे शायद, और वैंडेवन से वो बॉल छीन के वो किसी तरह डी के अंदर घुस घुस के एकदम 2-3 प्लेयर उन पे प्रेशर डाले हुए हैं, पर उनको फर्क नहीं पड़ रहा। वो बॉल पास करते हैं जॉ पेड्रो को और जॉ पेड्रो वहां पे फिनिश कर देते हैं। गेम 1-0 हो जाता है और ये जो पूरा गोल था ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर पे बना है, जिसका नाम है मोइसेस कैसेडो। मेरे लिए मोइसेस कैसेडो अभी के लिए बेस्ट प्लेयर, बेस्ट डीएम इन दी वर्ल्ड है। आप बहुत लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि डेक्लन राइस क्लोजेस्ट कंपैरिजन होगा मोइसेस कैसेडो का, और कई सारे लोग कह भी रहे हैं कि डेक्लन राइस ज्यादा अच्छे डीएम है मोइसेस कैसेडो से। पर गेम जिसने देखा है मोइसेस कैसेडो का, जो वो इम्पैक्ट डालते हैं गेम में, डेक्लन राइस उतना नहीं करते। क्योंकि आर्सेनल की वैसे ही बहुत टॉप टीम है, तो डेक्लन राइस का उसमें कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। पर चेल्सी की टीम में जितना कंट्रीब्यूशन मोइसेस कैसेडो का है उतना किसी का नहीं है। अगर आप चेल्सी की टीम से मोइसेस कैसेडो को हटा दो तो कम से कम 10-15 गोल खाएगी चेल्सी अकेले, अगर सिर्फ मोइसेस कैसेडो को अकेले आप हटा दो। और आप उनकी ऑफ द बॉल मूवमेंट, प्रेसिंग जब उनपे होती है, जब वो प्रेस हो रहे होते हैं, तब वो कितनी अनप्रेसेबल, मतलब जैसे सर्जियो बुस्केट्स घूम जाते थे और एकदम पास कर देते थे, वैसे ही ऑन द प्रेस मोइसेस कैसेडो बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज्ड है, बहुत अच्छे पासेस निकालते हैं, लाइन ब्रेकिंग पासेस भी निकाल लेते हैं। तो मोइसेस कैसेडो अभी के लिए तो मेरे लिए बेस्ट डीएम इन दी वर्ल्ड है। आगे चलते हैं। उसके बाद फर्स्ट हाफ खत्म होता है और फर्स्ट हाफ के बाद 1-0 स्कोर रहता है। उसके बाद जब सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है तो हम इस बार सेकेंड हाफ अच्छा स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर टॉटनहम चांस बनाने की कोशिश कर रही होती है, पर उनसे हो नहीं रहा होता है। उनका जो एक प्लेयर जो मेरे को सिर्फ अच्छा लगा, जो कुछ करने की ट्राई कर रहा था, वो था मोहम्मद कुडूस, जिसके पीछे हम जा रहे थे पर हमने लिया नहीं। पर मोहम्मद कुडूस वहां पे ट्राई कर रहे थे, पर एक प्लेयर से कुछ होता नहीं। और चेल्सी जो थी वो बहुत ही फिर अपना शेप थोड़ा मेंटेन कर रही थी जब
हमारे पास बॉल पोजीशन था भी, तब भी हम थोड़ा मेंटेन कर रहे थे अपना शेप। हम जब आगे भी जा रहे थे तो हम डिफेंसिवली बहुत ही सॉलिड लग रहे थे। और हमारे पास आज दो प्रॉपर सेंटर बैक्स थे, वेस्ली फोफाना और चलोवा। और वेस्ली फोफाना का बहुत ही अच्छा गेम, बहुत ही सारे एरियल ड्यूल्स जीते, शायद उन्होंने अपने सारे एरियल ड्यूल्स जीते हैं। और डिक्टेट बहुत अच्छे से प्ले कर रहे थे वेस्ली फोफाना, और उनके सपोर्ट में ट्रेवर चलोबा ने भी बहुत अच्छा खेला। जितने भी अटैक्स थे सबको बहुत अच्छे से सब पास किया, तो बहुत अच्छे से डिफेंड किया। और जब रॉटनम अटैक करने भी आ रही होती थी, तो वेस्ली फोफाना जो जो प्ले को डिक्टेट करते हैं, जो वो करते हैं असलियत में। जब हमारे पास लीवाई कॉलवेल होते हैं, वेस्ली फोफाना होते हैं, जो हम उनसे देखते हैं, तो वही हमें देखने को वापस मिल रहा था चलोबा और वेस्ली फोफाना से। तो अच्छा लगा वो देख के। उसके बाद फिर सेकेंड हाफ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, हम चांसेस और बनाते हैं। जॉ पेड्रो को 2-3 चांसेस और मिलते हैं बहुत अच्छे, जो उनको कन्वर्ट कर देने चाहिए थे। मेरे हिसाब से ये स्कोर लाइन 1-0 डिफाइन करती नहीं है इस गेम को, क्योंकि हमारे लिए ये 3-0 तो मिनिमम होना चाहिए था। हमें 3-0 तो मिनिमम ये स्कोर लाइन रखना चाहिए था, पर हमारी फिनिशिंग उतनी अच्छी थी नहीं आज। विकारियो के बहुत अच्छे सेव्स। सेकेंड प्लेयर जो मैं बोलूंगा जो रोटनम का बेस्ट प्लेयर था वो है विकारियो, क्योंकि 3-0 भी हो सकता था, ये बहुत गंदा हो सकता था, पर विकारियो ने वहां पे बहुत अच्छे अच्छे सेव्स किए हैं। चेल्सी के लिए सभी अच्छा खेले, सबके ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था, सबका ही बहुत ही अच्छा गेम रहा। लेकिन एक प्लेयर को जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो था रॉबर्ट सैंचेज। रॉबर्ट सैंचेज ने बहुत ही अच्छा गेम खेला, बहुत मेच्योर गेम खेला। उनके जो लॉन्ग बॉल्स थे वो भी अच्छे जा रहे थे, कोई मिस पास हुई नहीं, कीपिंग भी अच्छी की, शॉट्स भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉक किए। और सबसे अच्छी चीज जो हम वल्नरेबल लगते हैं जब हमारे पे थ्रो इन्स आता है दूर से, जब बॉक्स के अंदर डायरेक्ट बॉल्स आती हैं तो हम बहुत वल्नरेबल लगते हैं। पर वहां पे इस बार रॉबर्ट सैंचेज ने बहुत ही अच्छा काम किया। वो आगे आके जो बॉल कलेक्ट कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा देख के, और उनका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चेल्सी के द्वारा, हम 1-0 जीत चुके हैं। अब आ जाते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बॉर्नमथ पे, जिसमें 3-1 मैनचेस्टर सिटी जीत चुकी है। और हालैंड का फिर दिखा दिया हालैंड ने कि क्यों वो बेस्ट स्ट्राइकर इन दी वर्ल्ड है। अभी अभी और बैलन डोर कंटेंशन के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे गोल्स मार चुके हैं। 26 गोल्स तो अभी तक वो मार चुके हैं सारे कॉम्पिटिशन्स में, जो बहुत ही मासिव नंबर है अभी तक अगर देखा जाए तो। और 2 गोल इस मैच में अर्लिंग हालैंड के लिए, एक निको ओराइली ने मारा। बोर्नमथ ट्राई कर रही थी कि मैनचेस्टर सिटी को ब्रेक करे, पर वहां पे अर्लिंग हालैंड को 2 चांस मिले, उन्होंने कन्वर्ट किया, और फिर मैनचेस्टर सिटी को ज्यादा कुछ करना पड़ा नहीं। फिर 60th मिनट पे निको ओराइली का एक गोल आ गया, और फिर बहुत कंफर्टेबल हो गया था वहां पे मैनचेस्टर सिटी के लिए। बोर्नमथ हर्ट कर रही थी वहां पे, उन्होंने एक गोल मार भी दिया था जब 1-1 हो गया था, लेकिन उसके बाद बोर्नमथ ने ऐसा कोई क्लियर कट चांस बनाया नहीं। लेंसर सेमेन्यो का मैं बोलूंगा ऑफ गेम ही था, क्योंकि उनको चांस मिल रहे थे, पर वहां पे वो या तो पास कर रहे थे, उन्हें एक आध शूट लेना चाहिए था। पर मैनचेस्टर सिटी के लिए एक और इजी विन, और इस विन के लिए बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं मैनचेस्टर सिटी भी अब टेबल पे, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था सीजन का तो वो भी लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, पर अब वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि थर्ड पे हैं शायद, और उनके लिए भी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। और आर्सेनल दूसरी तरफ 2-0 जीत गई अपना मैच, जिसमें डेक्लन राइस और विक्टर ग्योकरेस ने गोल मारा बर्नली के अगेंस्ट। विक्टर ग्योकरेस का अगर गोल आया है तो फिर उनके कॉन्फिडेंस के लिए तो अच्छा होगा। इंजरी हो गई 45th मिनट पे, पर अभी तक कोई कंफर्मेशन आई नहीं है कि कितने टाइम के लिए इंजर्ड है। डेक्लन राइस का अच्छा गोल वहां पे, और आर्सेनल के लिए भी एक बहुत कंफर्टेबल विन। और आर्सेनल इस विन के साथ 25th पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे जा चुकी है। उनके और सेकेंड प्लेस के बीच 6 पॉइंट्स का गैप है, तो आर्सेनल भी बहुत कंफर्टेबल लग रही है ऊपर। और देखते हैं अब टाइटल रेस में क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल में ही टाइटल रेस चलेगी। अगर चेल्सी सरप्राइज कर दे तो कर सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात है चेल्सी के लिए। उसके बाद लिवरपूल भी 2-0 जीत चुकी है एस्टन विला से, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट विन सर्वाइवल के लिए उनके लिए, क्योंकि थिंग्स वर्क नहीं कर रही थी उनके लिए, उनका प्लान वर्क नहीं कर रहा था। पर फाइनली एक गेम जिसमें कन्विंसिंग विक्ट्री हुई इनकी, और एक अच्छी टीम के अगेंस्ट। एस्टन विला एक बहुत अच्छी टीम है, अभी भले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, पर उनके सामने 2-0 जीतना
अच्छी एक विन है और उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मो सलाह का फाइनली एक गोल आता हुआ लिवरपूल के लिए जो अच्छा लगा देख के। लिवरपूल फैंस को भी बहुत ही रिलीफ फील किया होगा कि मो सलाह ने फाइनली एक गोल स्कोर कर दिया है, तो अब शायद वो फॉर्म अपना अपना वापस आ जाए। ग्रावेनबर्च का एक और गोल, और अब लिवरपूल भी देखेगी कि यहाँ से वो भी कंसिस्टेंट रहें और अपनी पोजीशन बेटर करे। और बाकी गेम्स में भी बहुत मजा आया। आज रात में ही सैंडरलैंड वर्सेस एवर्टन हुआ था, जिसमें सैंडरलैंड ने एक और पॉइंट ले लिया है। तो सैंडरलैंड भी अभी बहुत ही अच्छा खेल रही है, उनके भी 18 पॉइंट्स हो चुके हैं 10 मैचेस के बाद, तो सैंडरलैंड भी अच्छा ही कर रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट एक लास्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का बैंटर फिर से शुरू हो चुका है। पर अगर मैं एक गेम के बारे में मैं बात करूँ तो वेल डिजर्व्ड ड्रॉ था दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि जितना एफर्ट दोनों टीम डाल रही थी लग रहा था कि ड्रॉ ही सबसे फेवरेबल आउटकम होगा दोनों ही टीम्स के लिए जो हुआ। सबसे पहले गोल मार दिया था कैसेमेरो ने, लेकिन वहां पे इक्वलाइज कर दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट में और फिर एक और गोल स्कोर करके आगे भी जा चुकी थी। पर 81 मिनट पे अमाड डियालो ने गोल मार के इक्वलाइज कर दिया था। दोनों ही टीम चांसेस भी बना रही थी। नॉटिंघम फॉरेस्ट लो ब्लॉक में बैठ रही थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुल ट्राई कर रही थी कि वो गोल ला पाए, पर शॉन डाइच का प्लान वहां वर्क कर गया था। बहुत टाइम तक कॉम्पैक्ट शेप में थी नॉटिंघम फॉरेस्ट, अपना शेप अच्छे से मेंटेन कर रही थी, पर फिर लास्ट में 81 मिनट में मार डियालो को जो चांस मिला उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और 2-2 हो गया। फिर एंड तक 2-2 रहा, जो मेरे लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी फेवरेबल आउटकम था। ज्यादा इतना बैंटर करना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा ही खेली वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये था गेम वीक 10 का पूरा राउंड अप, और क्या क्या हुआ इस गेम वीक में आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग। अभी तो 28 गेम वीक और बचे हैं, तो कुछ भी हो सकता है अभी प्रीमियर लीग में। और आज से चैंपियंस लीग भी शुरू हो रहा है, तो उसमें भी देखते हैं क्या होता है। उसका प्रीव्यू जल्दी ही अपलोड होगा, तो तब तक के लिए देखते रहिए बैंटर एफसी।